नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी का आज 11 नंबर का वीडियो है और टॉपिक है हमारा भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या भूकंप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लूसेंट के बुक में दिया गया है उन क्वेश्चन को करेंगे और साथ साथ जो भी अन्य फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। और ये वीडियो जो है ये यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उन सभी एग्जामों में इन वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। देखिए, हमने भूगोल और जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है, और या तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यास्था पुनर्संचलन सिद्धांत। प्रत्यास्था पुनर्संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? देखिए, प्रत्यास्था पुनर्संचलन सिद्धांत जो है ये इसका संबंध भूकंप से है। इसका संबंध किससे? भूकंप। इसी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इसी के बारे में पूरा बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, इस प्रत्यास्था पुनर्संचलन सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित। किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। और इसके ये किसके द्वारा दिया गया था? ये रीड एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से ही हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। या सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान को ही क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, इसी को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब जहाँ जैसे जमीन के अंदर है, अगर भूकंप यहाँ से उठ रहा है तो जब यहाँ से भूकंप उठता है तो इसी को क्या बोला है कि इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां भूकंप मूल या फोकस वह स्थान होता है जहां जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल बोलते हैं या फोकस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। उसे क्या बोलते हैं? भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र अधिकेंद्र या एपिक सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। एपिक सेंटर या अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं उत्केंद्र बोलते हैं, एपी सेंटर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। भूकंप के अंदर जो धरातली तरंगे कौन सी होती है वो है यल तरंगे, धरातली तरंगे होती हैं भूकंप में। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट उत्तर है। इन तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंपी तरंगे जो है ये सर्वाधिक रूप से क्षति पहुंचाती है? तो जो दीर्घ पृष्ठीय होती हैं वो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वही हमें बताना है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। देखिए जहाँ जैसे भूकंप आया और समान बर्बाद हुआ तो उसे सम भूकंप रेखा बोलते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, सम भूकंप रेखा का आकार नियमित रेगुलर होता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर, जैसे कि यहाँ पे समान, यहाँ पे जितना नुकसान हुआ अगले भी उतना नुकसान, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ नुकसान कम हो आगे जाके नुकसान ज़्यादा हो, ये समरूपी नहीं, नियमित रूप से नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ऑप्शन 3 है यहाँ पे, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे, भूकंप तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो 3 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। यहाँ पे देखिए यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो भूकंप है इसके रिएक्टर से स्केल से ही तीव्रता मापी जाती है। बिल्कुल सही। दूसरा यहाँ पे है, रिएक्टर स्केल एक लोगरिथमिक स्केल है। रिएक्टर स्केल जो है ये लोगारिथमिक स्केल है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है तीसरा, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। बिल्कुल सही। तो तीनों पॉइंट तो सही, यहाँ पे गलत तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई यहाँ पे इसका राइट उत्तर, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो तीनों पॉइंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई गलत है ही नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सुनामी। अगर जैसे कि सागर के अंदर भूकंप आता है तो वो जैसे भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो क्या होता है कि वो लहरें उठती हैं। जब भूकंप आता है तो लहरें उठती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी बोल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी क्यों आती है? सुनामी का जो मुख्य कारण है वो भूकंप की वजह से ही सुनामी आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? विश्व की सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं 63%, वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप के छल्ले देखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो है परिप्रशांत महासागर पेटी में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए मैंने बताया था कि अगर समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो क्या उठेगी, लहरें उठेंगी, और इसी लहरों को क्या बोलते हैं, सुनामी का रूप दिया जाता है। इसी को सुनामी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? किस देश में
भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। तो ये जापान में सुनामी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। सुनामी जो शब्द की उत्पत्ति है ये भी जापान से ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी तरंगे कौन सी है? देखिए, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी तरंगे कौन सी है? देखिए, पी तरंगे भी गुजर सकती है, यल भी गुजर सकती है, लेकिन यह जो तरंग है ये तरल पदार्थों में नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मैंने अभी बताया था रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है ये भूकंप की तीव्रता का इसका मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? देखिए, जो रिएक्टर स्केल है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोला जाता है। सिस्मोग्राफ बोला जाता है। और इससे क्या पता चलता है? भूकंपी तरंगों के बारे में सिस्मोग्राफ से हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये भूकंप से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप देख भी नहीं सकते। जो भी आप एग्जाम उठाएंगे वहाँ पे सिस्मोग्राफ के बारे में जरूर देखने को आपको क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भूकंपी तीव्रता अथवा समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान भूकंपी तीव्रता अथवा समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाते हैं? देखिए, जब किसी क्षेत्र जैसे कोई कहीं पर एक समान भूकंप का अनुभव किया जाता है तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो उसे सहभूकंप रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहभूकंप रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा आइसोसिस्मोलाइन का आकार प्रायः होता है। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है तो वो अनियमितता होता है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ है समान तो यहाँ भी आएगा, तो जरूरी नहीं कि यहाँ आ सकता है यहाँ आ सकता है, तो सब समान नहीं हो सकता, अनियमितता तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का आकार भूकंप का जो आकार है ये टेक्टोनिज्म है भूकंप का आकार, क्योंकि प्लेटें खिसकते हैं इसीलिए भूकंप भी आते हैं। और पृथ्वी के अंदर बहुत सी गर्मी है तो वो प्लेटें जब खिसक के ऊपर आती हैं तो उसी को बोलते हैं टेक्टोनिज्म का कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% ही भूकंप कहाँ पर आता है? प्रशांत महासागर या सर्कल ऑफ वलय उसको बोलते हैं। प्रशांत महासागर में एक आपको अग्निवलय के रूप में देखा जाएगा, वो एक तरीके से भूकंप होता है, उसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ फायर। और यहाँ कितना आता है? 68% से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो देखिए, ज्वालामुखी धरातल पर घटित होती है, अपक्षय घटित होता है, अपर्दन भी, ये सब धरातल पर घटित होती है, मतलब जमीन पर घटित होती है। कहने का मतलब है धरती पर, जमीन पर। लेकिन जो सुनामी ये कहाँ पर घटित होती है? ये सागर में घटित होती है। कहाँ पर? सागरों में घटित होती है, महासागरों में। तो इसीलिए सुनामी जो है ये धरातल पर नहीं घटित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो देखिए, भूकंप जो है एक तरीके अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर, क्योंकि ये किसी भी टाइम
आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। निम्नलिखित में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताया गया है। तो एशियाई प्लेटों के नीचे पैसिफिक प्लेटों का आवागमन, एशियाई प्लेटों के नीचे पैसिफिक प्लेटों का आवागमन जो हो रहा है, इसी के कारण भूकंपें आ रही हैं एशिया के पूर्वी सीमांत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।